अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? देखिए यार, आज दोस्तों का हमने ओवरव्यू लिया और इसमें हमने देखा यार ऑडिटर का स्कोप क्या होता है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए सर, ऑडिटर का जो स्कोप है और जिम्मेदारी है वो है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने। मेरा आपसे सवाल है कि यार रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कैसे करूं। यहाँ एज अ दोस्तों आपसे कहता है कि यार रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इन 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल से आप थ्रू आउट द ऑडिट सारे आइजाज में इन 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आप देखते रहें, आप एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने कहा सर बताएं वो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, या मैं आपसे कहूं सर मुझे ये बता दें कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आइजा दोस्तों ने कहा पहली चीज़ एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या मतलब सर? उसने कहा कि यार देखें, ऐसा नहीं हो सकता, आप समझने की कोशिश करें कि जी ऑडिट शेयर होल्डर ने आपको इसलिए अपॉइंट किया है बिकॉज आप इंडिपेंडेंट है कंपनी से, आप इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट से, सही है, आप कॉम्पिटेंट है, सही है। तो पहली चीज़ है कि आपने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझें कि अगर मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और एक कंपनी का मैं ऑडिट भी कर रहा हूँ और उस कंपनी के मैंने शेयर्स भी एक्वायर्ड किए हुए हैं, तो मुझे बताएं क्या मैं इस कंपनी के ऊपर एक इंडिपेंडेंट हूँ। अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ तो मैं कभी भी एक रीजनेबल एश्योरेंस शेयर होल्डर्स को दे ही नहीं सकता, उनको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में शेयर होल्डर को दे ही नहीं सकता, सही है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि एज एन ऑडिटर आपका एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना जरूरी है। एथिकल रिक्वायरमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसके ऊपर आईकैप लाजमी 10 से 15 नंबर का सवाल पूछता है, जिसके ऊपर आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स है कि क्या एज एन ऑडिटर मैं अपने ऑडिट क्लाइंट के साथ कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, कोई बिजनेस रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट, शेयर्स, लोन्स, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू हम दे रहे हैं, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनल जजमेंट। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या कि जब एज एन ऑडिट आप ऑडिट कर रहे होते हैं ना यार, ऑडिट एक जजमेंटल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि यार 100 में से 30 वेरीफाई कर लो हो जाएगा, 100 में से 40 वेरीफाई कर लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट हम और फर्ग्यूसन साथ कर रहे थे, ठीक है। जब हम और फर्ग्यूसन ऑडिट साथ कर रहे थे तो एक एरिया आता था, फर्ग्यूसन कहते थे हमें ऐसा लगता है कि हम 100 में से 40 इनवॉइसेस वेरीफाई कर लेंगे तो हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेंगे। हमें एज एन ऑडिटर डेलॉइट ऐसा लगता था कि यार हम 100 में से 35 वेरीफाई कर लेंगे तो शायद हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेंगे। उनको ये लगता था कि यार मैच्योरिटी इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए जो कि इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। हमें ऐसा लगता था नहीं, मैच्योरिटी ऐसी नहीं, इतनी होनी चाहिए जो कि इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ओवरऑल नेशनल बैंक ऑडिट करें, 2200 ब्रांचेस थी, 2200 ब्रांचेस में से हम कहते थे यार 2200 ब्रांचेस में हमें ऐसा लगता है यार ये 400 ब्रांचेस अगर हम सेलेक्ट कर लें तो हमारी एक सफिशिएंट कवरेज हो जाएगी। फर्ग्यूसन कहती थी नहीं, हम 350 कर लें तो सफिशिएंट कवरेज हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑडिट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व हो रही होती है, सही है। ये एक दूसरी चीज हमारे पास। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब रीजनेबल एश्योरेंस है ही एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो यार फिर ऑडिट एविडेंस भी एज एन ऑडिटर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑब्टेन करने पड़ेंगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये हमारी आज की क्लास का एजेंडा है कि इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। देखें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या है? देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है एक ऐसा एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, सही है। एज एन ऑडिटर आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपके पास जो ऑडिट एविडेंस हो उनको आपने क्रिटिकली असेस करना है। क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एरर और फ्रॉड, सही है। ये इसकी डेफिनेशन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। और वो आपसे बारहा ये कहता है कि जी क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड ऐसा नहीं है मैनेजमेंट आपसे जो बोले आपने एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं, आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। आपने ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है, एनालाइज करना है। क्यों? बिकॉज इससे कोई ना कोई एरर या फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ और उस एग्जाम्पल से जो हमारी आज की क्लास का एजेंडा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के इन 3 वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था। उस कंपनी का बिजनेस ये था कि उसने एक रोड बनाना था, ठीक है, एक रोड बनाना था और रोड बना के टोल कलेक्ट करना था। जो हम ये गुजरते हैं तो उस पर जो हम टोल वगैरह दे रहे होते, सही है। तो रोड बनाना था, रोड बना के एक हाईवे मोटरवे बनाया उसने टोल कलेक्ट करना था। ये बिजनेस था उसका। अच्छा, रेवेन्यू तो होता क्या था कि यार टोल कलेक्शन पे एक टोल बूथ होता था, जैसे गाड़ी गुजरती थी वो उसको रोकता था, उससे 50 रुपये लेता था, उसको एक टिकट देता था, एक टिकट उसको देता था, एक टिकट उसके पास रहती थी और वो सारी की सारी टिकटें जमा हो जाती थी स्टोर रूम में, ठीक है। हम उसको ऑडिट कर रहे थे, हमको रेवेन्यू को वेरीफाई करना था, सबसे बड़ा अमाउंट रेवेन्यू आ रहा था, हमें रेवेन्यू को वेरीफाई करना था। तो हमने कहा कि यार आज के दिन तुमने 10,000 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, 10,000 रुपये के अगेंस्ट मुझे पर्चियाँ दिखा दो, सही है। तो उसने मुझे स्टोर रूम लेके गया, उसने मुझे 10,000 के अगेंस्ट पर्चियाँ दिखा दी। मेरी दूसरी एजर्शन थी कंप्लीटनेस कि यार ऐसा भी तो हो सकता है
कि कोई गाड़ी वाला गुजरा हो, उसने पैसे दिए हो और क्या कहते हैं मैनेजमेंट ने पर्ची इशू करी हो लेकिन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ना किया हो, एजर्शन एक कंप्लीटनेस भी है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, मैं गया स्टोर रूम में और स्टोर रूम में मैंने ऐसे 10-15 पर्चियाँ उठा ली और 10-15 पर्चियाँ उठा के मैंने कहा कि यार मुझे ट्रेस करा दो, उसको कहाँ ट्रेस करा दो, अपने रेवेन्यू के रजिस्टर में ट्रेस करा दो कि ये जो पर्चियाँ तुमने इशू करी है इसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया भी है कि नहीं किया। प्यारे बच्चों 10-15 पर्चियाँ कितनी की होंगी, 50-100 रुपए की एक पर्ची, 50-100 रुपए की 1500 रुपए की पर्चियाँ थी, बिलियंस का रेवेन्यू था उस कंपनी का। तो हमें पता चला वो 10-15 पर्चियों के अगेंस्ट मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अमाउंट कितनी है, 150-200 रुपए की। आयजा आपसे कहता है कि यार देखें, अच्छा या तो मैं जाता मैनेजमेंट के पास जाता, मैंने मैनेजमेंट को बोला भाई 150 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैनेजमेंट कहती है ओके सॉरी गलती हो गई, अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देती हूँ, ठीक है। ऐसा कहता नहीं, ये काम तो करें आप, लेकिन आप एक क्वेश्चनिंग माइंड रखें कि क्यों रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया क्यों नहीं, क्या रीजन है कि मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्या ये गलती हुई है, क्या ये फ्रॉड है, पीछे इसका रैशनल क्या है, क्या चीज है, उसको समझने की कोशिश करें। राधा ने उसने बोला अच्छा यार सॉरी रिकॉर्ड नहीं करा, अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, 150 रुपए से रेवेन्यू क्रेडिट, 150 रुपए से बैंक डेबिट वगैरह लेट से कुछ भी उसने कर दिया, उसने कहा यार रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। हमने जब क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करा तो हमें पता चला ये जो रोड बनाया है ये पैसों से बना होगा। हाँ जी पैसों से बना है। पैसे किसने दिए, पैसे दिए हैं बैंक ने, ठीक है। एक बैंक था उसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, 5 अरब रुपए दिए, 5 अरब रुपए दिए। और उसने कहा कि भाई क्या कहते हैं हर साल लेट से मैं 150-200 मिलियन का आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, तो ये 5 अरब रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 1 अरब रुपए का है, टोटल बन के 6 अरब रुपए। हर साल आपने मुझे 1-1 अरब रुपए की रीपेमेंट करनी है। ये बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ इस कंपनी का। कंपनी ने कहा ठीक है बिल्कुल। बैंक ने कहा गिरवी क्या रखवाओगे, उसने कहा ये रोड गिरवी रखवा दूंगा आपके पास, जो आपके पैसों से रोड बना रहा हूं ये रोड आपके पास गिरवी रखवा दूंगा। बैंक ने कहा यार देखो ये फजूल की बात है ना करो, कल को तुमने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या मैं रोड बेच सकती हूँ या मैं रोड पे कब्जा कर सकती हूँ, मैं रोक दूँ एक रोड हैदराबाद वाला, हाँ जी कि भाई रोड मेरा है अब मैं रोक रहा हूँ उसको, गवर्नमेंट मुझे रोकने देगी। यार ऐसी बातें नहीं करो, एक काम ये करो कि कंफर्ट लेकर आओ, सही है, कोई गारंटी वगैरह लेकर आओ कि अगर तुम्हारा रेवेन्यू 1 अरब रुपए का कलेक्ट नहीं हुआ फिर पैसे कौन देगा। देखिए आप खुद सोचे ना, अगर टोल 1 अरब रुपए का कलेक्ट हो जाएगा मैं फौरन से 1 अरब रुपए बैंक के मुंह पे मारता रहूंगा, सही है। लेकिन उसने कहा कि नहीं मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी टोल कलेक्शन ही 1 अरब रुपए की नहीं हुई, 1 अरब रुपए से कम हुई, तो फिर आप शॉर्टफॉल कैसे पे करेंगे, आपके पास तो एक ही बिजनेस है टोल वाला। तो उसने कहा आप परेशान मत हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुई, लेट से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। गवर्नमेंट ने कहा जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। सुनिएगा मेरी बात को, जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। बच्चों अब जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई, मैंने क्रिटिकली असेस करा, मैंने क्वेश्चनिंग माइंड रखा, अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार रेवेन्यू जो मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, उसका रीज़न ये था कि वो कैश तो रिकॉर्ड कर चुकी है, पैसा तो ले चुकी है, लेकिन रेवेन्यू अपने बुक्स में जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं कर रही। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही बिकॉज जितना कम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी तो जो शॉर्टफॉल होगा वो शॉर्टफॉल किसको पे करना पड़ेगा, वो शॉर्टफॉल गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा होगा। ये वो एक रीज़न थी जिसकी वजह से हमने एक फ्रॉड आइडेंटिफाई किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है कि एज एन ऑडिटर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना होता है, आपने ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना होता है, इससे आपको कोई ना कोई एरर या फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।